Hi, good morning, my dear student. Today we are going to continue class 12th history, chapter 10, colonialism and countryside. My dear student, in this chapter we have discussed the important points and the paragraph also. In this chapter we also understand that how the company administration, East India Company administration established himself, how he established himself in Bengal, and then after he captured the whole northern part of India. The new policies, new rules and regulations, new law that was implemented, a revenue system, Jamindari, Mahalwari, and such type of others that was implemented by the British government. Before we start 1.5, my dear, I want to discuss with you that what was the main reason, what is happening actually in Bengal. My dear, in my last video, I was discuss about the dual administration in Bengal. Again, I am going to remind you the time period of 1772 to 1785 and 1786 to 1793. There were two governor general, Warren Hastings and Lord Cornwallis. They played very important role in the collection of revenue because they have clear cut information that you have to collect revenue, and East India Company that had to establish himself as a imperial ruler. And I think you are aware of that. In the starting of this chapter I told you that what was constitutional development in 1813 happened. 1813 Charter Act that was passed. According to that act, the East India Company, their right that has abolished except tea and Chinese trade, all the trade that has abolished. But it was 1813. Before, what happened? Before, the time period is 1772. My dear, here I want to already inform you that the first time dual administration was established by वारेन हेस्टिंग्स. अब वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785 के बीच क्या क्या कर रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपसे बताया था जब मैंने आपको रेवेन्यू के बारे में बताया था. फिलहाल आई विल डिस्कस दैट पॉइंट अगेन, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टेल यू कि वारेन हेस्टिंग्स जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1772 तक एक महत्वपूर्ण भारतीय शक्ति बन गई थी. इंग्लैंड जब एक ऐसी शक्ति के रूप में एस्टेब्लिश हो रहा था जो धीरे धीरे भारत के आंतरिक राजनीति का फायदा उठा करके भारतीय के छोटे छोटे राज्यों को अपने में विलीन कर रहा था. ईस्ट इंडिया कंपनी 1772 तक एक महत्वपूर्ण भारतीय शक्ति बन गई थी. इंग्लैंड स्थित उसके डायरेक्टर्स तथा भारत स्थित उसके अधिकारियों ने जीत का नया सिलसिला शुरू किया. पहले बंगाल के ऊपर अपना अधिकार स्थापित किया, अपना अधिकार मजबूत किया. फिर उसके बाद बंगाल के बाद वो बिहार, उड़ीसा लेकर के अवध के सारे क्षेत्रों को उन्होंने अपने पूरे अधिकार में ले लिया. पूरा का पूरा क्षेत्र उत्तर भारत का अब अंग्रेजों के अधिकार में आ चुका था. उनका ध्यान अब दक्षिण की तरफ था. आपके सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज मैं आपको ये बताता कि किस तरीके से कर्नाटका वार हुआ जिसमें फ्रांसीसियों को बाहर जाना पड़ा, किस तरह से उन्होंने कर्नाटका वार के बाद हैदराबाद के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, और फिर आंग्ल मैसूर वार में उन्होंने मैसूर और तिरुचिरापल्ली के क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया, हैदर अली को पराजित किया. इन सारी चीज़ों पे मैं चर्चा करता, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि अब नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया अंग्रेजों के अधिकार में आ चुका था. भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की आदत और ज़्यादा से ज़्यादा भूभाग तथा पैसे के प्रति अंग्रेजों का लोभ जल्दी ही कई आंतरिक युद्धों में फंसा दिया. अंग्रेज हर मोर्चे पे हर जगह पे अब लड़ाई लड़ने लगे. निजाम हैदराबाद ने उत्तरी सरकार अंग्रेजों को दे दी.
जिसके बदले उन्हें मैसूर के हैदर अली के खिलाफ आक्रमण में उसका साथ देने के लिए गठबंधन किया। मगर हैदर अली की ताकत कंपनी की सैन्य शक्ति से अधिक थी। ब्रिटिश हमले की सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद उसने 1769 में मद्रास पर हमला करने की धमकी दी। हैदर अली काफी ताकतवर था, बहुत ही जल्दी उसने अपनी पावर को बढ़ाया और हैदर अली दक्षिण में पहला शासक था, या यूं कहें कि इतिहास में हैदर अली पहला शासक था जिसके हाथों अंग्रेजों ने अपनी पराजय भारत में स्वीकार की थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ तो उस समय परिस्थितियां, मैं इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले इन चीजों को समझिए कि हैदर अली की ताकत बढ़ रही थी। 1796 में जब हैदर अली ने मद्रास पर हमला करने की धमकी दी तो कंपनी ने उसकी अपनी शर्तों पर संधि करने के लिए तैयार हुआ। हैदर अली की शर्तों पे शर्त थी कि यदि एक दूसरे के ऊपर कोई बाहरी शक्ति आक्रमण करती है तो वो उनका साथ देंगे। शर्त की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि युद्ध में जीते गए क्षेत्र दोनों शक्तियां हैदर अली और अंग्रेज एक दूसरे को वापस कर देंगे। मगर जब 1771 में मराठों ने हैदर अली के ऊपर आक्रमण किया तब अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया। अब यहीं से एक अविश्वास की बात उत्पन्न हुई। हैदर अली अंग्रेजों को नापसंद करने लगा। उसके बाद 1775 में अंग्रेज मराठों से टकराए। उसमें मराठों के बीच सत्ता के लिए तीव्र संघर्ष चल रहा था। 1775 का टाइम जब पेशवाओं में एक के बाद एक खत्म हो रहे थे, आंतरिक द्वंद्व तेजी से बढ़ते जा रहे थे, उसी समय अंग्रेजों ने मराठों से पहला युद्ध किया 1775 में। संघर्ष तीव्र हुआ। एक ओर शिशु पेशवा माधवराव द्वितीय के समर्थक थे जिनका नेतृत्व नाना फडणवीस कर रहे थे, और दूसरी ओर रघुनाथ राव के पक्षधर वाले थे। बंबई स्थित ब्रिटिश अधिकारियों ने इस संघर्ष से फायदा उठाने के लिए रघुनाथ राव की ओर हस्तक्षेप करने का फैसला किया। रघुनाथ राव की तरफ से हस्तक्षेप करने का फायदा किया नाना फडणवीस के अगेंस्ट। अब नाना फडणवीस मराठों में बड़े ही योग्य व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। नाना फडणवीस के नेतृत्व में अंग्रेजों को उचित सफलता न मिली। मद्रास और बंगाल, उनके देशवासियों ने जिन कारनामों को दिखाया उन्हीं के दोहराने तथा परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को मौद्रिक फायदे प्राप्त करने की आशा थी। इससे भी मराठों के साथ एक लंबी लड़ाई में फंस गए जो 1775 टू 1782 तक चली। 1772 से 1782 तक युद्ध चला। फिर सलवाई की संधि हुई। आरंभ में मराठों ने ब्रिटिश फौज को टालेगांव में हरा दिया। टालेगांव में ब्रिटिशर्स हारे तथा उन्हें वाड़ागांव के समझौते पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया गया, जिसके अनुसार अंग्रेजों ने सारे जीते हुए क्षेत्र इलाके के साथ ही रघुनाथ राव का पक्ष लेना भी छोड़ दिया। मगर लड़ाई तुरंत ही आरंभ हो गई। सचमुच भारत में ब्रिटिश सत्ता के लिए यह अंधकारमय घड़ी थी, क्योंकि अंग्रेज मराठों से हार गए थे। इसके पहले अंग्रेज मैसूर में हैदर अली से हार चुके थे। एक विकट परिस्थिति थी अंग्रेजों के लिए, लेकिन अंग्रेजों ने इन पूरी चीजों में अपने को एकजुटता, अपना नेतृत्व बनाए रखा, अपने को संगठित किए रखा। दक्षिण भारतीय शक्तियां बहुत दिनों तक अपने बीच अंग्रेजों की उपस्थिति से नाराज थी। हैदर अली और निजाम ने इस मौके का फायदा उठाया और फिर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर दी। उपयुक्त अवसर की तलाश करके हैदर अली, निजाम हैदराबाद और मराठों का त्रिगुट तैयार हुआ। इस प्रकार अंग्रेजों का मराठों, मैसूर और हैदराबाद के शक्ति मोर्चे का सामना करना पड़ा। इसके अलावा भारत से बाहर अपने अमेरिकी उपनिवेशों में भी अंग्रेज लड़ाई हार रहे थे। एक सही समय नहीं था अंग्रेजों के लिए। आपने आपकी ही क्लास 12th के चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे, अभी तो आपके सिलेबस में वो चैप्टर नहीं है, कॉलोनियल सिटीज के बारे में, जहां बंबई, मद्रास और चेन्नई की बात किया गया, उसमें कॉटन बूम की एक बात आती है। वहां पे ब्रिटेन में
ब्रिटेन अमेरिका में अपने उपनिवेश को छोड़ रहा था, क्योंकि 1784 का समय था जब अमेरिका स्वतंत्र हो रहा था। ये वही समय था 1784, ये वही पूरा दौर वही था। 1784 1785 से मराठों से युद्ध हिंदुस्तान में, फिर एक लंबी लड़ाई। इसी कारण अंग्रेज हर जगह आ रहे थे। 1776 में जनता ने विद्रोह कर दिया। उन्हें फ्रांसीसियों के पक्के इरादे के प्रति भी प्रतिरोध करना पड़ा। फ्रांसीसियों से भी उनको झगड़ा होना अवश्यंभावी हो गया। फ्रांसीसी अपने पुराने प्रतिद्वंदी की कठिनाइयों का लाभ उठाना चाहते थे, मगर उस समय भारत में अंग्रेजों का नेतृत्व उनका सबसे मजबूत और एक कर्मठी गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स कर रहा था। दृढ़ निश्चय और पक्के इरादे से कार्रवाई कर वारेन हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश शासक की समाप्त हो रही सत्ता को बचाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। गोडार्ड के नेतृत्व में एक ब्रिटिश फौज अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण दावपेच के सहारे मध्य भारत के पार गई और अनेक सफल मुकाबलों के बाद अहमदाबाद पहुंची, जिस पर उसने 1780 में कब्जा कर लिया। अहमदाबाद पे अंग्रेजों का कब्जा 1780 में हुआ। अंग्रेजों ने पाया कि मराठे एक दृढ़ निश्चय वाले शत्रु हैं, जिनके पास अपार संसाधन है। महाजी सिंधिया की शक्ति का प्रमाण मिल गया था, जिसको चुनौती देते हुए अंग्रेजों को डर लगता था। कोई भी पक्ष जीत हासिल नहीं कर सकता और लड़ाई रुक गई। महाजी सिंधिया की मध्यस्थता से 1782 में सलवाई की संधि हुई। अंग्रेज और मराठों में शांति स्थापित हुई। ये शांति काफी लंबे समय चली, 20 सालों तक। अंग्रेज जब तक ये आश्वस्त नहीं हुए कि अब वो मराठों से युद्ध करने के लिए पर्याप्त ताकत और शक्ति जुटा चुके हैं, तब तक उन्होंने मराठों को नहीं छेड़ा, मराठों से युद्ध नहीं किया। ये लड़ाई इतिहास में एक नए चैप्टर के रूप में दिखाई देती है। इतिहास की एक और लड़ाई जिसका बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं, आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर रहा हूं मैं। आंग्ल मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूर वार, जो 1746 से 1748 1700 से शुरू हुई एक लंबी लड़ाई। आंग्ल मैसूर युद्ध और फिर आंग्ल मराठा युद्ध का भी एक दौर चला। इतिहास में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से ये 1775 1775 टू 1782 के बीच का जो युद्ध टाइम पीरियड था, ये फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध का टाइम माना जाता है। इसके बाद 20 वर्षों तक शांति रही। इस अवधि का इस्तेमाल अंग्रेजों ने बंगाल प्रेसिडेंसी में अपना शासन मजबूत करने में लगाया। मराठों ने अपनी शक्ति को घोर पारस्परिक कलह में खर्च किया। यही नहीं, एक तरफ अंग्रेज अपने को मजबूत कर रहे थे तो दूसरी तरफ मराठे आंतरिक रूप से कमजोर हो रहे थे। मराठों ने हैदर अली से अपने इलाके वापस लेने की सहायता देने का वचन दिया था। एक बार फिर भारतीय शक्तियों में फूट डालने में अंग्रेज सफल हो गए। हैदर अली के साथ लड़ाई 1780 में आरंभ हुई। पहले की अपनी उपलब्धियों को दोहराते हुए कर्नाटक में हैदर अली ने ब्रिटिश फौज को लगातार कई बार हराया और उन्हें बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। उसने जल्दी लगभग सारे कर्नाटक पर कब्जा कर लिया, मगर एक बार फिर ब्रिटिश हथियारों और कूटनीति ने पासा पलट दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने निजाम को घूस में गुंटूर जिला दे करके ब्रिटिश विरोधी गठजोड़ से मराठों को अलग कर दिया। उसने 1781-82 में मराठों के साथ शांति कायम कर ली। वारेन हेस्टिंग्स की ये चाल काफी कारगर हुई। अब हैदर अली एक अकेला पड़ने लगा। जुलाई 1781 में आयरकूट के सेनापतित्व में ब्रिटिश फौज ने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हरा दिया और अपने मद्रास क्षेत्र को बचा लिया। दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसके बेटे टीपू सुल्तान ने लड़ाई जारी रखी। चूंकि कोई भी पक्ष एक दूसरे को हराने में समर्थ नहीं था, इसलिए 1784 में शांति समझौते पर दस्तखत हुए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते इलाके वापस कर दिए। यद्यपि साफ किया गया कि मराठों और मैसूर को हराने में अंग्रेज असमर्थ है तथा उन्हें भारत में डटे रहने की अपनी क्षमता निश्चित रूप से दिखला दिया गया था। वे न केवल अपने दक्षिण भारत में अपने अस्तित्व को समाप्त होने से बचा सके, बल्कि ताजी लड़ाइयों में भी भारत में 3 महान शक्ति को शामिल होने से अंग्रेजों ने रोक दिया। ये पूरी लड़ाई, ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा सिनेरियो समय के अनुसार अंग्रेजों के फेवर में रहा। ब्रिटिश दृष्टिकोण ने
मैसूर के साथ अंग्रेजों का तीसरा मुकाबला अधिक लाभदायक रहा। 1788 में जो टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों की मैत्री हुई थी, किन्हीं कारणों से वो खत्म हो गई। उसने उन्हें केवल स्थगित कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और फिर मैसूर में काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद दोनों के बीच 1789 में लड़ाई आरंभ हुई। 1792 में टीपू की हार हुई और टीपू की हार के बाद भी मैसूर को अंग्रेजों ने लूटना बंद नहीं किया। 1789 के आरंभ में युद्ध शुरू हुआ था और 1792 में टीपू की हार होने के बाद ये युद्ध खत्म हुआ। यद्यपि टीपू की अनुकरणीय वीरता के साथ इतिहास में उसने अपने को अमर कर दिया, लेकिन तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी कूटनीति के जरिए मराठों, निजाम, त्रावणकोर तथा कुर्ग के शासकों को अपने पक्ष में करने में सफल रहा, जो कि टीपू की शक्ति को कमजोर करने में महत्वपूर्ण रोल निभा। इस लड़ाई में एक बार फिर दिखा दिया कि भारतीय शक्तियां इतनी संकुचित दृष्टिकोण वाली हैं कि अस्थायी फायदों के लिए एक भारतीय शक्ति के विरुद्ध विदेशी ताकतों की मदद देती हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार टीपू ने अपने आधे इलाके अंग्रेजों के मित्र राज्यों को दे दिए। साथ ही युद्ध में हुई हानि के लिए मुआवजे के रूप में 3 करोड़ 30 लाख रुपए भी दिए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ने दक्षिण भारत में टीपू की प्रमुखता खत्म कर दी और ब्रिटिश प्रभुत्व को दृढ़तापूर्वक कायम किया। तो इस तरह से पूरी तरह से इस पूरे जितना मैंने आपसे चर्चा की, इसमें एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजों ने नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक के क्षेत्रों को अपने अधिकार में किया और फिर उन्होंने उन राज्यों को अपने अनुसार। माय डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको सीधे बंगाल पे लेके आता हूं। बंगाल वर्धमान जिला, जहाँ पे जमींदारी एक्शन की जा रही थी, जहाँ पे जमींदारों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। कैसे बंगाल अंग्रेजों के अधिकार में गया, थोड़ी सी चर्चा इस पर कर लेते हैं। मीर जाफर 1763 टू 1765, मीर कासिम को एक बार गद्दी से हटाने के बाद अंग्रेजों ने फिर मीर जाफर को गद्दी बैठाया। मीर जाफर बंगाल का नवाब जब दोबारा बनाया गया तो उसने कंपनी से केवल नमक कर 2.5% लेने की बात की और बाकी नमक कर के अलावा सभी करों से कंपनी प्रशासन को छूट दे दिया। बक्सर का युद्ध हुआ, मीर कासिम को गद्दी से हटाया गया था फोर्सली। मीर कासिम शांत नहीं बैठा। मीर कासिम ने एक अलायंस बनाई और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 22 अक्टूबर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर प्रारंभ हुआ। पटना की घटना के कारण कंपनी ने जुलाई 1763 में मीर जाफर को नवाब घोषित कर मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। मीर कासिम ने अंग्रेजों को युद्ध बंद करने की चेतावनी दी, परंतु अंग्रेज नहीं माने। मीर कासिम ने अपने समरू की सलाह पर, समरू एक फ्रांसीसी था, समरू की सलाह पर मीर कासिम ने सभी अंग्रेज बंदियों को हत्या करवा दी। मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास पहुंचा। उस समय यहां मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी था। इस प्रकार तीनों के बीच एक समझौता हुआ और तीनों की संयुक्त सेना ने पटना के पास बक्सर में सैनिक डेरा डाला। 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर 1764 हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस अलायंस को, इस संयुक्त सेना को हरा दिया। मीर कासिम दिल्ली की ओर भागा और वहां 1717 में मीर कासिम की मृत्यु हो गई। सुजाउद्दौला ने हारने के पश्चात मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दी। प्लासी का युद्ध तो षड्यंत्र का परिणाम था, लेकिन बक्सर का युद्ध अंग्रेजों की अनुशासित और आधुनिक फौज की विजय थी। बक्सर के युद्ध में विजय के बाद ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। इसके बदले मीर जाफर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नजमुद्दौला बंगाल का नवाब बनाया गया।
नजमुद्दौला 1765 टू 1766 एक साल तक गद्दी पे रहा। फरवरी 1765 अल्पवयस्क नजमुद्दौला बंगाल का नवाब बनाया गया था। वो मीर जाफर का पुत्र था। उसने अंग्रेजों को लगभग वो सभी अधिकार दे दिए जो नवाब के पास कथित रूप से थे। बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव पुनः ब्रिटिश गवर्नर बन के भारत आया 1765 में, और उस बंगाल के नवाब मुगल सम्राट और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से संधि की, क्योंकि उसके दृष्टिकोण से, क्लाइव के दृष्टिकोण से अभी बंगाल की सत्ता संभालना उचित नहीं था। इसके पीछे कई कारण क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बताया। उसने कहा कि यदि अंग्रेज तुरंत ही सत्ता संभाल लेंगे तो उन्हें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जैसे उनके पास प्रशासनिक अधिकारियों की कमी है। दूसरा कहता है कि हमारे सत्ता संभालने से डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली एक हो सकते हैं और भारतीय शक्तियों को एकजुट कर सकते हैं। तीसरा, मुगल सम्राट की जो प्रतिष्ठा अभी भी थी, जिसके कारण भारतीय शक्तियां एक हो सकती थी। और चौथा, कंपनी के डायरेक्टर किसी भी प्रकार के विस्तार का विरोध कर रहे थे। ये 4 पॉइंट्स क्लाइव ने गिनाए और कहा कि अभी हमें पूरी सत्ता अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए। और फिर उसने इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 19 इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 12 अगस्त 1765 में हुई। यह संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने से हुई। इस संधि का पर शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला एवं क्लाइव के हस्ताक्षर किए। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त के फरमान के जरिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी। सम्राट को अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की पेंशन प्रतिवर्ष दिए जाने की बात कही गई। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को उत्तरी सरकार की जागीर भी मिल गई। तत्कालीन इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियारुल मुतखरीन में लिखा कि इस संधि की शर्तों को तय करने में उतना ही समय लगा जितना एक गधे को बेचने में या एक गधे को खरीदने में लगता है। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 16 अगस्त 1765 को हुई। 16 अगस्त 1765 मुगल सम्राट शाह आलम की जो संधि हुई थी वो 12 अगस्त 1765, मतलब 12 अगस्त की जगह 4 दिन बाद 16 अगस्त को एक और संधि अंग्रेजों ने किया, और ये संधि मुगल सम्राट शाह आलम के बाद अवध के नवाब शुजाउद्दौला से की गई थी। अवध का राज्य कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर नवाब को वापस कर दिए गए। कंपनी को 50 लाख रुपए तथा चुनार का दुर्ग अवध से प्राप्त हुआ। वाराणसी और गाजीपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों की संरक्षिता में राजा बलवंत सिंह को अधिकार दिया गया कि वो वहां पर शासन करें। अवध में कर मुक्त व्यापार करने की कंपनी शासन को छूट मिली। अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रख दी गई। इलाहाबाद की संधि से ही रेजिडेंट सिस्टम, ऐसे कहें तो ये प्री रेजिडेंट सिस्टम कह सकते हैं। रेजिडेंशियल सिस्टम की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में की थी। लेकिन यहाँ पे देखिए, सेना अंग्रेज ने अपनी अवध में रखी और अवध की सेना का खर्च, मतलब अंग्रेजों की सेना का खर्च अवध उठाएगा। और यहीं से बंगाल में डुअल एडमिनिस्ट्रेशन लागू कर दिया जाता है। डुअल एडमिनिस्ट्रेशन में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में नवाब तो रहेंगे, लेकिन डिप्टी नवाब भी अपॉइंट किए जाएंगे। बंगाल में मोहम्मद रजा खान, बिहार में राजा सिताब राय और उड़ीसा में राय दुर्लभ की नियुक्ति की गई, क्योंकि क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास केवल सत्ता की छाया मात्र है। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये बंगाल की जो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765 में, इसमें सिर्फ अंग्रेजों को फायदा ही हुआ था। नवाब को 53 लाख रुपए वार्षिक दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया। क्लाइव ने अगस्त 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। इन प्रावधानों में शाह आलम को 26 लाख रुपए प्राप्त होने थे, अर्थात इन दोनों राशियों 26 लाख प्लस 53 लाख को देने के बाद समस्त रेवेन्यू पर कंपनी का अधिकार हो गया।
क्लाइव ने दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन व्यवस्था, राजस्व, रेवेन्यू, टैक्सेशन, दीवानी, फौजदारी, जुडिशरी सिस्टम, आंतरिक व्यवस्था, सब कुछ अपने हाथों में धीरे धीरे लेना शुरू कर दिया। और इस तरह से अंग्रेज बंगाल, बिहार, उड़ीसा के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में मजबूती से अपने को स्थापित किए। पूरी की पूरी इतिहास, पूरा का पूरा हिस्ट्री इसी में भरा है। और यहीं पे जब बंगाल में अधिकार हो गया तो जमींदारी सिस्टम या इस्तमरारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट्स लॉन्च की गई। यहीं से जमींदार, जोतदार, गांटीदार, हवलदार, रैयत, इनकी पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ पे शुरू हो जाएगी। अब आपके टॉपिक में द जमींदार रेसिस्ट, वाई जमींदार रेसिस्ट, इस टॉपिक को देखें। लेकिन इस टॉपिक को हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।